जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। शो का स्लोगन है पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है और समझो क्योंकि उन्नति करना है। आज तक के एपिसोड में आपने इतिहास पढ़ा नहीं पढ़ा, पर इतनी तो मैं आपसे आशा करता ही हूं कि कुछ सीखा जरूर होगा। और जीवन में सारा महत्व सीखने का है, क्योंकि सीखने से समझदारी पैदा होती है। सुदामा और श्री कृष्ण एक कॉलेज में पढ़े, एक गुरुकुल में पढ़े, और दोनों की स्थिति में अंतर देखिए। मनुष्य के दिमाग में दो चीजें हैं, एक विचार, एक दृष्टि। जितना विचार बढ़ता जाएगा व्यक्ति उतना परेशान होता जाएगा, और जितनी दृष्टि बढ़ती जाएगी व्यक्ति उतना मस्त होता जाएगा। इसी दृष्टि के बढ़ने का नाम ध्यान है। आपको आपके मां बाप को कहना नहीं है, आप देख रहे हो कि वो आपको प्रेम करते हैं। आपके पति को कहना नहीं है, वो देख रहा है कि आप प्रेम करती हैं। आज के जमाने में क्या हुआ है, दृष्टि कम होती जा रही है, विचार बढ़ते जा रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों को, बताना पड़ रहा है, और बताने से कोई समझ नहीं सकता। समझदारी का सीधा संबंध दृश्य से है, और ध्यान दृश्य को मजबूत करता है। अब मध्यकाल के इतिहास की कहानी चल रही है, बलबन की हम चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है, चुनौती समाधान। एक सफल शासक वो है जो प्राथमिकता के अनुसार नीति का निर्माण करता है। प्राथमिकता के अनुसार, प्राथमिकता उसकी पहली चुनौती क्या थी? सुल्तान की स्थिति को मजबूत करना। क्या किया उसने? धीमी और अनावरत नीति का वर्ण किया चालीसा को खत्म करने के लिए। सुल्तान की स्थिति को और मजबूत करने के लिए उसने दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थियरी का इस्तेमाल किया। सुल्तान को बना दिया जिल्ले इलाही। उसकी तीसरी चुनौती मंगोल आक्रमण। मंगोल एक शक्ति के रूप में उभर चुके थे मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, और सिल्क रूट पर पूरा दबदबा बनाना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है, जिसका भी सिल्क रूट पर दबदबा होगा वो पश्चिम और पूरब के व्यापार को नियंत्रित करेगा, वेस्ट और ईस्ट के व्यापार को नियंत्रित करेगा, यानी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, इकोनॉमिक पावर। और जो भी इकोनॉमिक पावर बनेगा वो पॉलिटिकल पावर। इकोनॉमी और पॉलिटी का गहरा संबंध, इकोनॉमी एंड सोसाइटी का गहरा संबंध, ये समझना है। रोमन एम्पायर, जब तक सिल्क रूट पर उसका दबदबा रहा, एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, मंगोल एक शक्ति के रूप में उभर चुके थे सेंट्रल एशिया में, भारत की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत अपनी आरंभिक अवस्था में, अब नवजात नहीं है, नवजात वो इल्तुतमिश के समय थी, अब अपने आरंभिक चरण में है। सुल्तान और सल्तनत दोनों डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड कब होंगे? अकबर के टाइम पे, अभी डेवलपिंग। तो बलबन ने मंगोलों के प्रति नीति अपनाई, डिफेंस और डिप्लोमेसी। डिफेंस और डिप्लोमेसी, सुरक्षा और कूटनीति। डिफेंस में उसने क्या किया? 3 लाइन ऑफ डिफेंस बनाई। पहली लाइन ऑफ डिफेंस रिवर व्यास, दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब, सुनाम और समाना के किले, और तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस दिल्ली। किसी ने उससे पूछा कि आप एक ताकतवर सुल्तान हैं, तो विस्तार क्यों नहीं करते, बाहर क्यों नहीं निकलते, टेरिटरी को बढ़ाते क्यों नहीं? उसने कहा मुझे सबसे ज्यादा खतरा इन मंगोलों से है।
अगर मैं दिल्ली से बाहर निकला, ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। 3 लाइन ऑफ डिफेंस, रिवर व्यास, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, रिवर व्यास, दूसरा पंजाब, सुनाम और सनामाना के किले, और तीसरा दिल्ली। डिप्लोमेसी, उसने एम्बेसडर का आदान प्रदान किया, अपने एम्बेसडर भेजे हलाकू खान के दरबार में, हलाकू खान के एम्बेसडरों को बुलाया अपने दरबार में। डिप्लोमेसी। और जो उत्तर पश्चिम का थोड़ा सा इलाका मंगोलों के कब्जे में था, वो उसने उनके हाथ में रहने दिया। स्थायी सेना तो नहीं थी, लेकिन वो 10,000 बॉडीगार्ड्स रखता था अपने साथ, ब्लैक्स, हबशी, नंगी तलवार लिए। 10,000 हबशी नंगी तलवार लिए बॉडीगार्ड्स। हलाकू खान के एम्बेसडर उसके दरबार में आए, देखा 10,000 लोग सुल्तान के पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? बोले सुल्तान के बॉडीगार्ड। बोले इतने? उन्होंने मैसेज भेजा हलाकू खान को कि सरकार इधर देखने की हिम्मत मत करना, 10,000 तो इसके बॉडीगार्ड हैं। तो सेना कितनी होगी? सेना थी ही नहीं। डिफेंस एंड डिप्लोमेसी, हमने भी यही किया 2014 तक। डिफेंस एंड डिप्लोमेसी, स्थिति के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। चालीसा को खत्म किया, कौन सी पॉलिसी लगाई? स्लो एंड स्टेडी। सुल्तान को मजबूत किया, कौन सी पॉलिसी लगाई? डिवाइन पॉलिसी, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। मंगोलों के प्रति कौन सी पॉलिसी लगाई? डिफेंस एंड डिप्लोमेसी। और लॉ एंड ऑर्डर, बड़ी हालत खराब। ये उत्तरापथ, ये दक्षिणापथ, सुल्तान कमजोर, सल्तनत कमजोर। उसके सामने चौथी चुनौती थी कि इस कमजोर सुल्तान और सल्तनत का फायदा उठाकर हाईवे रॉबरी शुरू हो गई थी। इससे आंतरिक व्यापार को बड़ा झटका लग रहा था। तो आंतरिक लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए उसने ब्लड एंड आयरन, कटेहर्स, मेवाती, खोखर्स, ये जितने हाईवे पे बसे हुए लोग हैं, इनके प्रति ब्लड एंड आयरन, बोला मार डालो सबको। 4 चुनौती, 4 पॉलिसी। अब एक व्हाइट पेपर लो, ऊपर हेडिंग डालो बलबन, एक तरफ लिखो चुनौती, एक तरफ लिखो समाधान। पहली चुनौती चालीसा, कैसे खत्म किया? धीमी और अनवरत नीति, स्लो एंड स्टेडी पॉलिसी। दूसरी, सुल्तान, कमजोर सुल्तान, उसको कैसे पूरा किया? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। तीसरी चुनौती, मंगोल आक्रमण, उसको कैसे संभाला? डिफेंस एंड डिप्लोमेसी। चौथी चुनौती, लॉ एंड ऑर्डर, उसको कैसे पूरा किया? ब्लड एंड आयरन। 4 चुनौती, 4 समाधान। आदमी बड़ा खतरनाक था, डिसिप्लिन में रहता था, डिसिप्लिन पसंद आदमी था। उसके बारे में कहा जाता है कि कभी किसी ने उसे साधारण ड्रेस में नहीं देखा ही नहीं, हमेशा शाही ड्रेस में। दरबार में कोई मजाक नहीं, हंसते हुए देखा ही नहीं किसी ने, रोया भी नहीं। उसका बड़ा बेटा मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, रोया ही नहीं। एक बड़ी अहम घटना है उसके जीवन में कि कभी तुम किसी को बहुत मोहब्बत करते हो और वो मोहब्बत में जब धोखा देता है। बंगाल का गवर्नर तुगरल, बड़ा खास, विश्वसनीय, 80 साल की उम्र, बलबनगी, बीमार, बुखार से ग्रसित। 80 साल में कोई बीमार होता है तो लोग समझते गए। तो तुगरल को लगा कि बलबन गया, तो तुगरल ने अपने आप को बंगाल में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, स्वतंत्र। उसने मैसेज भेजा तुगरल को कि मैं तुझे प्यार बहुत करता हूं,
बड़ा विश्वास है मेरा तुम्हारे ऊपर, बदतमीजी मत करना। अरे तुगरिल ने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार, बड़े प्यार करने वाले देखे जीवन में। उसने अपने कमांडर को भेजा नसरुद्दीन महमूद को। तुगरिल का वो दमन नहीं कर पाया, वापस लौट आया, लटका दिया उसने अपने कमांडर को। 80 साल की उम्र में भीषण बीमारी से ग्रसित बलबन ने कमांड अपने हाथ में ली। क्या मनोदशा रही होगी उस आदमी की, क्या मेंटल स्ट्रेंथ रहा होगा उस आदमी का। 80 साल की उम्र और भीषण बीमारी। अस्सी साल की उम्र और भीषण बीमारी। इतिहास मेरे लिए विषय था, फिर दर्शन बना और अब गुरु। हर व्यक्ति को इतिहास पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को। और मैं तो कहता हूं कि सरकारों को इतिहास कंपलसरी करना चाहिए, कम से कम उनके देश का इतिहास। अंतः संबंध सिखाते हैं तुम्हें, इंटर रिलेशंस, इकोनॉमी और सोसाइटी का संबंध, इकोनॉमी एंड पॉलिटी का संबंध, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, इनका संबंध। सोचने की क्षमता का विकास करता है यह विषय। कहना तो अतिशयोक्ति होगा, एग्जैगरेशन होगा, लेकिन 1970s 80s में ज्यादातर आईएएस अधिकारी इतिहास के विद्यार्थी होते थे और ब्यूरोक्रेसी एक जबरदस्त ढंग से काम करती थी। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, समाज को बचाए रखने के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, देश को बचाए रखने के लिए। तुमको राजा बनना है, सारे सिद्धांत इतिहास में बड़े हैं। तुम अशोक को देख लो, समुद्रगुप्त को देख लो, और तुम नहीं बन पा रहे हो तो असफल लोगों को इतिहास में देख लो, उनके लक्षण देख लो। और अगर वो लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो फिर कहने की बात ही नहीं है। 80 साल का बुजुर्ग भीषण बीमारी से ग्रसित, सेना की कमांड खुद अपने हाथ में लेता है, बंगाल की तरफ कूच करता है, और जैसे बलबन बंगाल पहुंचता है तुगरिल भाग जाता है। बलबन उसके पूरे परिवार को घसीटवाता है, पूरे परिवार को मंच लगवाता है, अपने सामंतों को बैठवाता है मंच के सामने। एक एक आदमी, औरत, बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं थी उनके पेट से बच्चे निकाल लिए गए। कई सामंत तो हार्ट अटैक से मर गए। जब तुम किसी को बहुत चाहते हो, बहुत, और वो तुमको धोखा देता है, और राजशाही में तो धोखे की सजा मौत ही है। इतना भय पैदा कर दिया बलबन ने, इतना कि जब उसने अपने बेटे को बंगाल से बुलाया कि तुम आओ दिल्ली की गद्दी पर बैठो, बुगरा खान को, उसने कहा अब्बा बस ठीक है, आपने कह दिया, एहसान है आपका, मैं बंगाल में सेफ हूं, मैं ठीक हूं बंगाल में। और 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपना टास्क पूरा किया। उसने सल्तनत को भी मजबूत किया और सुल्तान को भी मजबूत किया। उसका बेटा, बड़ा बेटा, मंगोलों से लड़ते वक्त मर चुका था। बुगरा खान जो बंगाल में बैठा था, उसने दिल्ली आने से मना कर दिया, तो कैकूबाद को दिल्ली के गद्दी पर बिठाया गया, कैकूबाद। लेकिन जब राज्य चुनौतियों से घिरा हुआ हो, जब परिवार चुनौतियों से घिरा हुआ हो, तब उसको चलाना बहुत मुश्किल है। जीवन चुनौतियों से ही भरा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को मानसिक और शारीरिक शक्ति देने का ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि जीवन चुनौती है।
कुछ भी नहीं है जीवन। आप खुद सोच कर देखिए, जितने लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे, आप खुद सोच के देखिए कब खत्म हुई चुनौती। आज आप सोच कर देखिए, आज आप इस बात पर विचार करके देखिए। आपसे कहा गया 10th के बाद कोई चुनौती नहीं, 12th के बाद कोई चुनौती नहीं, IIT के बाद कोई चुनौती नहीं, नौकरी के बाद कोई चुनौती नहीं, विवाह के बाद कोई चुनौती नहीं, बच्चे सेटल हो जाएंगे उसके बाद कोई चुनौती नहीं। और आप गौर करके देखो, क्या चुनौती कभी खत्म हुई? आप गौर करके देखो, क्या चुनौती कभी खत्म हुई? नहीं। आप सब लोगों ने अपने बच्चों के सिर्फ शिक्षा और परसेंटेज पे ध्यान दिया, सिर्फ शिक्षा और परसेंटेज, सिर्फ शिक्षा और परसेंटेज, मानसिक शक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भी अब जब पॉपुलेशन 1 अरब 50 करोड़, 100 रोटी 5 लोग खाने वाले, सबको नहीं मिलेगा, तो आपके बच्चे डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे? आपके बच्चे नशा नहीं करेंगे? अब वो समय है जब हर मां बाप को जागृत होकर अपने बच्चे को योग और ध्यान में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक चुनौती, और वो भी आज का भारत 1 अरब 50 करोड़। जीवन एक चुनौती है, और चुनौती से वही निपट सकेगा जिसके पास मानसिक और शारीरिक शक्ति होगी। और हमारे घरों में दूध पिलाने के लिए बच्चों को डराते हैं। दूध, अरे जिसको भूख लगेगी वो दूध पिएगा। पता नहीं क्या नशा है हिंदुस्तान के परिवारों में बच्चों को मोटा करने का, अजीब अजीब सा नशा है। हमारा लड़का बहुत दुबरान है, फिर वही मोटा हुआ लड़का लड़की फिर वो पतला होना चाहता है। लखनऊ की सड़कों पे मैं घूमता हूं, दिल्ली की सड़कों पे जब मैं घूमता हूं और जब उसमें प्रचार देखता हूं, वजन कम करने के लिए मिले, और वहीं नीचे दूसरा स्टिकर लगा होता है, वजन बढ़ाने के लिए मिले। साहस पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो, समझ पैदा करो। वजन अपने आप घटता बढ़ता रहेगा। वजन की चिंता क्यों कर रहे हो? इस देश को वजन की चिंता है, या तो घटाने की या बढ़ाने की। साहस की चिंता ही नहीं, कॉन्फिडेंस की चिंता ही नहीं, उत्साह की चिंता ही नहीं। जिंदगी एक चुनौती है, और अक्सर राजाओं के घर में बच्चों को चुनौती से बचाया जाता है, अमीरों के घर में बच्चों को चुनौती से बचाया जाता है। बलबन के परिवार में भी वही हुआ। जब बलबन मरा, चुनौतियां विकराल, कायकू बात संभाल नहीं पाया, पैरालिसिस का शिकार हो गया, इतना दारू पीने लगा, इतना दारू। जिस समाज में चुनौतियां बढ़ेंगी उस समाज में नशा भी बढ़ेगा। कायकू बात के बाद कायकूमर्स, बच्चा छोटा सा, लेकिन जब राज्य चारों तरफ से चुनौतियों से भरा हो तब बच्चे सिंहासन पर शोभा नहीं देते। और इसी दरमियान खिलजी, तुर्कों का एक गुट खिलजी, और उसमें उत्तर पश्चिम का एक महान सेनापति जलालुद्दीन खिलजी को उसके समर्थकों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, 1290 से 1296, जलालुद्दीन खिलजी। यहां पे एक नए युग की शुरुआत हुई, और इस घटना को जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली की गद्दी पर बैठने की घटना को खिलजी क्रांति भी कहा गया। क्रांति, हां, क्रांति इसलिए क्योंकि जो तुर्कों की मोनोपोली थी उसका यहां से खात्मा शुरू हुआ। जो तुर्कों का दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन पर एकाधिकार था, उसका यहां पर खात्मा शुरू हुआ। और इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर की गद्दी पर बैठे जाने की घटना को खिलजी क्रांति भी कहा गया। जलालुद्दीन खिलजी एक योग्य सेनापति,
पर सेनापति और राजा में बहुत फर्क है। सेनापति और राजा में बहुत फर्क है। राजा समस्त गुणों का मिश्रण है, सारे गुण, संतत्व, चोरी, बेईमानी, ईमानदारी, लीला, ड्रामा, सब। जो सर्व गुण संपन्न है वही एक सफल राजा हो सकता है। जलालुद्दीन खिलजी एक अच्छा सेनापति था और उसके अंदर राजशाही के गुणों का अभाव था और सबसे बड़ी कमी भावुक होना। भावुकता राजशाही के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। भावुकता राजशाही के रास्ते में सबसे बड़ी दुश्मन। उसके बाद क्रोध, उसके बाद इंपेशेंस, अस्थिरता। पापा मेडिकल कर लें, अच्छा पापा आईएएस कर लें। किसी भी फील्ड में जाओगे तो पहला चरण यह होगा चुनौती का। आईएएस की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, किसी भी तैयारी करोगे यह पहला चरण होगा। पहला ये ऐसा चुनौती वाला चरण, फिर यहां पहुंच जाओगे। आज डॉक्टर की प्रैक्टिस करोगे 25 साल पे तो 10 साल लगेगा डॉक्टर बनने में। 25 साल के डॉक्टर को कोई डॉक्टर मानता है? 25 साल का डॉक्टर अगर डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में बैठा है तो ज्यादातर लोग उसी से आके पूछ लेंगे कि भैया डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आपको कहना पड़ेगा मैं ही डॉक्टर हूं। अरे नहीं नहीं भैया इसे देखने चले आए थे। आपका दोस्त आकर, आप पढ़ रहे हैं बैठकर, आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि यार पिक्चर की 2 टिकट ले आए यार, मूवी की, चलो। अब तुम्हें लग रहा मना कर देंगे, बुरा मान जाएगा। मानने तो बुरा, जब उसको इतनी तमीज नहीं कि तुम्हें पढ़ने से डिस्टर्ब कर रहा है तो तुम क्यों इतना आदर्श दिखा रहे हो? भावुकता का संभाल कर इस्तेमाल करना, संभल कर, बड़ी प्यारी चीज है। भावुकता सबको मत देना। इसीलिए जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, गांव से जाने के बाद कुछ समय शहर में रहने के बाद आदमी की भावुकता खत्म हो जाती। भावुकता बहुत अच्छी चीज है लेकिन इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। इंसान के विकास के राह में बहुत बड़ी दुश्मन है। भावुक आदमी था जलालुद्दीन खिलजी। बलबन की गद्दी पर नहीं बैठता था, कहता था राजा की गद्दी। अब कहेगा राजा, हमारे बॉस की गद्दी। बलबन की गद्दी पे नहीं बैठा। बलबन के जो रिश्तेदार थे मालिक छाजू, उसको अच्छी पोस्टिंग दे दी, कारा का गवर्नर बना दिया। किसने बैठाया तुमको गद्दी पर? खिलजी सरदारों को अच्छी पोस्टिंग दो। अरे उसने कहा बलबन के घराने के मालिक छाजू को दे दिया कारा का गवर्नरशिप, तो बलबन की गद्दी पर नहीं बैठा। बलबन के रिश्तेदारों को बड़े बड़े पद दे दिए। इससे जो युवा खिलजी सरदार थे वो बड़े दुखी हुए कि तुमको सांसद बना के गलती कर दी है यार। कुछ चोर पकड़े गए, चोर, उसको इसने नाव में बिठाया, कहा दूसरे के राज्य में जाके चोरी करो, मैं तुमको सजा नहीं देना चाहता। जब सजा नहीं देना चाहते हो तो राजा बने ही क्यों? रणथंभौर पर हमला किया, नहीं जीत पाया, वापस चला आया, कहा मैं मुस्लिम भाइयों का खून नहीं बहाना चाहता। खून बहाना ही तो राजा का काम है। अनप्रैग्मेटिक, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक। कह रहा मैं खून नहीं बहाऊंगा अपने मुस्लिम भाइयों का। बाबर ने तो बहाया, महमूद गजनी ने बहाया। मूर्खों का खून बहाने के लिए ही तो है।
तुम क्यों नहीं बहाओगे? बहाओ। तुर्की सरदार इससे बड़े दुखी हुए कि सांसद ही जिता के बहुत गलती की है यार। और जब तुम्हारे अपने लोग तुमसे दुखी होने लगते हैं तो तुम्हारे दुश्मन के लिए वो बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तुम्हारे अपने लोग तुमसे दुखी होने लगते हैं तो तुम्हारे दुश्मन के लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है। इसने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे अली गुरशहब से कर रखी थी। अली गुरशहब बाद में अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी बेटी अपने पति को टॉर्चर करती थी कि मेरे पापा ने तुमको टीवी दिया, ये फ्रिज मेरे पापा का है। शादी के बाद मैं अपनी बहनों से, बेटियों से निवेदन करता हूं कि शादी के बाद अपने पिता की गरिमा को बनाकर रखें, बिल्कुल। लेकिन ससुराल वालों को इस बात का एहसास ना होने दें कि मेरे पापा, आपके पापा बड़े हैं, महान हैं, बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन जब बार बार आप इस बात को कहेंगी ये जिस बेडशीट को रखे हो मेरे पापा ने दी है, आदमी को भिखमंगेपन का एहसास होता है, दर्द होता है। एक तो जलालुद्दीन के दुश्मन के लिए अवसर बन गया इसकी बेवकूफियां। खलजी तुर्क इससे खलजी सरदार इससे नाराज, दुखी। इसका दामाद इससे नाराज, दुखी। और दामाद अली गुरशहब यानी अलाउद्दीन, काड़ा का गवर्नर, काड़ा इलाहाबाद का गवर्नर, महत्वाकांक्षी, डायनामिक, अनपढ़, महत्वाकांक्षी, डायनामिक, समझदार, अनपढ़। इसीलिए तो बार बार मैं आपसे कहता हूं पढ़ना सेकेंडरी है जीवन में। तुम पढ़ के भी बेकार है। काड़ा का गवर्नर। और उस सबसे बड़ी बात, श्रेष्ठ संगत। मैं बार बार इस बात पे बोलता हूं, कुछ चीजें जीवन में लिख लो डायरी में। संगत, हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो। टेम्परेचर का नियम है ना, हाई से लो, ठंडक शुरू हो गई, अब स्वेटर पहनोगे क्योंकि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर है और बाहर टेम्परेचर तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है। तो जब तुम बाहर जाओगे और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हाई है और बाहर का टेम्परेचर 1 डिग्री, तो तुम्हारे टेम्परेचर शरीर का निकल के बाहर चला जाएगा, मर जाओगे। इसलिए अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई है और तुम लो टेम्परेचर के दोस्तों के साथ रहते हो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, वो सारा टेम्परेचर तुम्हारा खींच लेंगे। इसलिए माँ बाप तुम्हारी संगत जब देखते हैं लो टेम्परेचर वालों के साथ तो बहुत दुखी होते हैं। वो ये बात समझा नहीं पाते कभी कभी कि बेटा ये तुम्हारा टेम्परेचर खींचे ले रहे हैं। माँ बाप के अनुभव का फायदा उठाओ। एक चीज तो उनके पास होती है, इंसान पहचानने की क्षमता बहुत भयंकर होती, बहुत भयंकर। मेरे पिताजी ने जिस व्यक्ति को देखकर कह दिया कि ये आदमी ठीक नहीं है, वो कभी गलत निकले ही नहीं, हमेशा सही थे, हमेशा। शिक्षा से भी ज्यादा कीमती होता है अनुभव जीवन का, और वो तुम्हें मां बाप से मिल सकता है फ्री में। इसके पास दोस्त बहुत अच्छे थे। उसमें से एक दोस्त था इसका, अलाउल मुल्क। नाम लिख लो, अलाउल मुल्क। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बात नहीं, समझदार लोगों के साथ उठो बैठो, पढ़े लिखे लोगों के साथ उठो बैठो, फिर भी महान बन जाओगे। अपनी संगत पे नजर रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। मत बैठो किसी के साथ, मत बैठो किसी के साथ, लेकिन जब बैठो तुम्हारी संगत शानदार होनी चाहिए। अलाउल मुल्क, इसने अलाउल मुल्क से पूछा कि बॉस, राजा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसने कहा पैसा। अलाउद्दीन ने कहा अच्छा पैसा,
बोले लेकर आते हैं। और इसने सुल्तान को बताए बिना देवगिरी का अभियान किया। दक्कन में देवगिरी अकूत संपत्ति लेकर आया, देवगिरी से अकूत संपत्ति, अकूत सुपरस्टार टाइप का आदमी है ये। देवगिरी का अभियान किया, देवगिरी का। क्वेश्चन बनता है ये, किस सुल्तान के काल में पहली बार दक्षिण के अभियान की शुरुआत हुई? जलालुद्दीन खिलजी। काल उसी का है। पहली बार किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अकूत संपत्ति लेकर आया देवगिरी से। सुल्तान को खबर मिली कि उसके गवर्नर दामाद ने बिना उसको बताए देवगिरी का अभियान किया है। तो इसका बड़ा भाई दरबार में आया कि साहब बहुत डरा हुआ अलाउद्दीन साहब, बहुत गलती हो गई साहब उससे। राजशाही में धोखे की सजा है मौत। अब देखना ये क्या क्या गलती करेगा जलालुद्दीन खिलजी। तुम एसएसपी हो शहर के, तुम्हारे दरोगा ने गलती कर दी, तुम जाओगे दरोगा से मिलने, तुम दरोगा को अपने ऑफिस में बुलाओगे। अब कोई कांस्टेबल आके तुमसे कहते कि साहब दरोगा जी बहुत डरे हुए हैं साहब, आप उनके पास चलिए साहब। अलाउद्दीन का बड़ा भाई जलालुद्दीन के दरबार में आया, कहा चच्चा भाईजान बहुत डरे हुए हैं, चच्चा बहुत डरे हुए हैं, आप चलो इलाहाबाद चच्चा। अरे तुम चच्चा बाद में हो, तुम राजा हो। और जलालुद्दीन खिलजी काड़ा पहुंच गया। मूर्खों के हाथ में अगर सत्ता गलती से आ भी जाएगी तो जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से छीनेगी भी। हर चीज के सिद्धांत हैं, जो उस सिद्धांत को समझेगा नहीं और मानेगा नहीं वो उस रास्ते पे कभी चल ही नहीं पाएगा। ये जलालुद्दीन खिलजी चले गए इलाहाबाद, काड़ा। और गंगा नदी के उस पार अलाउद्दीन खिलजी और उसके दोस्त। फिर इसके भाई ने कहा कि आप इतने बड़ी सेना लेकर आए हैं, वो और डरा हुआ है, आप उस पार अकेले चले चलो, भतीजा है आपका, किंगशिप नोज नो किंगशिप। बोले आपका भतीजा है और भतीजे से बड़ा आपका दामाद है, और यह मूर्ख सेना इस पार छोड़कर नाव पे बैठकर उस पार चला गया अलाउद्दीन से मिलने। देखो, गौर करो, कहीं ये सब लक्षण तुम्हारे अंदर तो नहीं है। और आप क्या समझते हो, आप सबकी मदद करते हो तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, सब गाली देते हैं आपको पीठ पीछे कि पागल। हमारे एक दोस्त के बहन की शादी थी, तो उसने हमें बताया कि बहन की शादी है, 90s की बात है। तो हमारे एक मित्र और भी हैं, XYZ, यहीं रहते हैं बस्ती में। हमसे कहा अवध 10 दिन पहले चलेंगे वहां। मैं क्यों? अरे बोले काम वाम होगा यार, काम कराएंगे, अपनी बहन है। हमने कहा तुम जाओ। कहे तुम बहुत निर्मोही और बहुत बदतमीज आदमी हो। चलेगा। 10 दिन रहे घर में, दौड़े भागे बेचारे, सारे काम किए। शादी के दिन हमारा एक दोस्त डीएसपी था, वो आया शादी के दिन शाम को, जयमाल पढ़ते वक्त पूरा घर उसके पीछे भागा। भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, भैया भैया रसगुल्ला खाए, भैया भैया तो पूरी खा लीजिए, भैया भैया पान खाए, यहां थूकिए भैया। और वो जो 10 दिन से काम कर रहे थे ना, उनको किसी ने पानी भी नहीं पूछा। बाद में बेचारे बड़े दुखी हुए। विदाई करते वक्त उनको 5 रुपए मीटर का पैंट शर्ट का एक कपड़ा दिया गया था और एक लड्डू का डिब्बा जिसमें गला हुआ शीरा था, सड़ा हुआ, और 51 रुपया, जबकि दिल्ली का टिकट था 150 रुपए का जनरल। तब उन्होंने हमसे आके कहा कि तुम सही कहते हो। मैंने कहा मैं भले ही गलत कहता हूं,
लेकिन मैं देखता हूं चीजों की। क्यों भागते हो किसी के पीछे फालतू में? कोई आए तुमसे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करे तब जाओ। मदद करो लोगों की, जरूरतमंदों की, असहाय लोगों की। लेकिन मदद करने का एक सिद्धांत है, सब नहीं कर सकते। तुम सेवा तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास शक्ति हो। तो पहले शक्ति पैदा करो। एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, तब सेवा करो। बाप के पैसे पे पल रहे हो, भिखमंगे होकर सेवा करने जा रहे हो। मैं बड़े सारे स्टूडेंटों को टिप देते हुए देखता हूं वेटरों को होटल में, वो भी बड़े बड़े होटलों में। खुद भिखमंगे हो, बाप के पैसे पे जी रहे हो और दूसरे भिखमंगे को पैसे दे रहे हो। जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी नदी के उस पार चला गया। अलाउद्दीन खिलजी झुका पैर छूने के लिए कि अब्बा, नमाज ससुर भी तो है, हमें माफ कर दो। और जैसे ही जलालुद्दीन झुका उसे उठाने के लिए, पीछे उसका एक दोस्त खड़ा था, मारा उसने तलवार, जलालुद्दीन की गर्दन अलग हो गई। बहुत अच्छा किया। जिसको सिद्धांत नहीं पता, हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते तो क्यों बैठ रहे हो हवाई जहाज में? क्रिकेट खेलना नहीं जानते हो तो क्यों बैट पकड़ रहे हो? अब ऐसे बैट पकड़ के खड़े हो गए तो गेंद तो कहीं भी लग सकती है। जब नहीं खेलना जानते हो तो क्यों नेता बन रहे हो? मत खेलो। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भाले में जलालुद्दीन खिलजी का सर लगाया और उसके काफिले के आगे भाला और पीछे बरिश्ता, पैसों के भरे हुए बैग, और उन पैसों को निकाल निकाल कर जनता को फेंका जा रहा था। गौर से देख, सुनो, आगे जलालुद्दीन की खोपड़ी भाले में और पीछे पैसा लुटाया जा रहा था। संदेश था, दोनों संदेश था कि हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारी भी गर्दन काट डाली जाएगी, और अगर हमारे साथ हो तो पैसा मिलेगा। अरे जनता ने कहा भैया हम तो आपके साथ है भैया, या गुड्डू को पैसा नहीं मिला? बोले हाँ हाँ इनको भी दो। वो बबलू पीछे खड़ा रहे, भैया बुलाओ उसको, इसको भी दो सिक्का दो। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।